क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में हाकेंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने? क्रिकेट का मक्का किसको कहा जाता है? वर्तमान में इब्सा का अध्यक्ष कौन है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 18 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में इब्सा का अध्यक्ष कौन है? पहले तो इस शॉर्ट नेम का फुल फॉर्म क्या होता है? आई बोले तो इंडिया, बी बोले तो ब्राजील, ऐसे बोले तो साउथ अफ्रीका, यानी कि 3 देशों का एक समूह जिसका नाम है इब्सा। और इब्सा के वर्तमान अध्यक्ष देश का नाम है हमारा देश भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए भारत। और यहाँ ऑफिशियल लोगो देख सकते हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन 3 देशों को मिलकर बनता है इब्सा समूह। हाल ही में भारत द्वारा भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इनके पहले पहले अक्षर को निकालकर बन जाता है इब्सा। इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, इसीलिए इब्सा समूह करंट अफेयर में आया। और भारत वर्तमान में इब्सा का अध्यक्ष है। और मैप के जरिए यहां आप देख सकते हैं, तो यहां 3 देशों को मिलकर बनता है इब्सा, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। यह है ब्राजील, यह है साउथ अफ्रीका। और इब्सा के बारे में मैं आपको बताऊं तो इब्सा यानी कि दक्षिण दक्षिण सहयोग और विनिमय, यानी कि साउथ साउथ को ऑपरेशन एंड एक्सचेंज को बढ़ावा देने हेतु भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक त्रिपक्षीय विकासात्मक पहल है जिसका नाम है इब्सा। और इब्सा का कोई मुख्यालय या स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है। दोस्तों यह फैक्ट भी याद रख लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि इब्सा का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। दोस्तों इब्सा का हेडक्वार्टर है ही नहीं, इसका कोई स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है। और इब्सा समुद्री अभ्यास इब्सा त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में माना जाता है, तो वो भी याद रख लो कि इब्सा समुद्री अभ्यास भी आयोजित किया जाता है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच। और वर्ष 2004 में इब्सा फंड यानी कि इब्सा कोष की स्थापना की गई थी। तो यहां से हमें यह वर्ष याद रख लेना है कि इब्सा कोष की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 2004 में। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किसने किया? दोस्तों 18वीं सदी के एक स्वतंत्रता सेनानी यानी कि क्रांतिवीर जिसका नाम है संगोली रायन्ना, इमेज आप देख सकते हैं, उनकी जयंती का आयोजन किया है कर्नाटक सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रति वर्ष 26 जनवरी को क्रांतिवीर संगोली रायन्ना का शहादत दिवस भी मनाया जाएगा। और क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रानी चेन्नम्मा द्वारा शासित तत्कालीन कित्तूर साम्राज्य के सेना प्रमुख थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरी से जंग लड़ी थी। तो दोस्तों याद रखो, रानी चेन्नम्मा द्वारा शासित तत्कालीन कित्तूर साम्राज्य के सेना प्रमुख थे संगोली रायन्ना। और अंग्रेज शासकों द्वारा उन्हें वर्ष 1831 में बेलगावी जिले के नंदगढ़ के पास एक बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया था। और संगोली रायन्ना को कुरुबा समुदाय के प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। और कुरुबा समुदाय कर्नाटक में तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। और यहाँ इमेज आप देख सकते हैं, संगोली रायन्ना। तो ऐसे हमारे भारत देश के क्रांतिकारी को एक सैल्यूट तो बनता ही है। तीसरा क्वेश्चन, क्रिकेट का मक्का किसको कहा जाता है? दोस्तों क्रिकेट का मक्का किसको कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स ग्राउंड को,
जहां पर हाल ही में टेस्ट मैच हमारे भारत देश और इंग्लैंड के बीच आयोजित हुई और आखिरी घंटों में, आखिरी ओवर में हमने यह विजय हासिल की है और इसीलिए यह क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड करंट अफेयर में आया है। देखो वो पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह जो टेस्ट मैच है वो ड्रॉ होगा, लेकिन सुबह हमने उठकर देखा तो हमारा भारत विनर था। दोस्तों मैं रोमांचित हो उठा और यह क्वेश्चन मैंने आपके सामने सेट किया। देखो टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत संघर्ष कर रहा था। एक वक्त ऐसा आ गया था कि दोस्तों हम हार रहे थे मैच और टीम इंडिया के सभी प्रमुख खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में 9वें और 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के खेवनहार बने और शमी और बुमराह ने 9वें विकेट के लिए 89 रनों की साझेदारी की। कितने? 89 रनों की साझेदारी की और मोहम्मद शमी ने नाबाद 56 रन और जसप्रीत बुमराह ने 34 रनों की नॉट आउट पारी खेले। दोनों नाबाद रहे और जिसके चलते भारत 271 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। आगे मैं आपको बताऊं तो विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रनों से हरा दिया और क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स पर यह भारत 7 साल बाद टेस्ट मैच जीता है। इसीलिए करंट अफेयर में हमें याद रख लेना है कि क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर भारत 7 साल बाद यह टेस्ट मैच जीता है। दोस्तों जो पहला टेस्ट मैच था वो भी हम जीत रहे थे, लेकिन बारिश ने दोस्तों हमें जीतने नहीं दिया। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग पूरी तरह से संरक्षित 2 केव लायन शावकों की खोज कहां की है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग पूरी तरह से संरक्षित 2 केव लायन शावकों की खोज रूस देश में की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस देश। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग पूरी तरह से संरक्षित 2 केव लायन शावकों की खोज की है जो 28,000 वर्ष पहले के थे और इनके उपनाम बोरिस और स्पार्टा है। तो दोस्तों याद रख लो, यह जो 2 केव लायन शावक मिले हैं वो तकरीबन 28,000 वर्ष पहले के थे और उनके उपनाम क्या है? बोरिस और स्पार्टा। और रूस देश में कहां पर यह पाए गए हैं? ये साइबेरिया के परमाफ्रास्ट रूस में पाए गए हैं। कहां पर? रूस के साइबेरिया के परमाफ्रास्ट में पाए गए हैं और शावक एक दूसरे से 15 मीटर की दूरी पर पाए गए थे। ये न केवल अलग अलग जगह पर मिले बल्कि हजारों वर्ष के अंतर पर पैदा हुए थे और इनकी आयु कितनी मानी जाती है? 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व से 11,700 वर्ष पूर्व इनकी आयु मानी जाती है। इतने साल पुराने यह हाल ही में केव लायन शावक के शव मिले हैं। और खोज का महत्व क्या है वो भी समझ लो। रूस के विशाल साइबेरियाई क्षेत्र में इसी तरह की खोज नियमितता के साथ बढ़ी है और जलवायु परिवर्तन विश्व के बाकी हिस्सों की तुलना में आर्कटिक को तेज गति से गर्म कर रहा है और जिसने कुछ क्षेत्रों में लंबे समय से परमाफ्रास्ट को पिघला दिया है। और इसी मायने में यह खोज काफी महत्वपूर्ण है। किस देश में? रूस देश में। और रूस की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन रूस की संसद का नाम आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण किसने शुरू किया है? हाल ही में संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दोस्तों संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। देखो हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया है। दूसरा चरण कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरा होने पर शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उन बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच बनाना है जो बच्चे तस्करी के शिकार या अनाथ है। दोस्तों याद रखो, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्देश्य क्या है? उन बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच बनाना है जो बच्चे तस्करी के शिकार या अनाथ है। और इससे पहले सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए एक विशेष
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की भी घोषणा की थी। और संवाद की बात करें तो कमजोर परिस्थितियों में बच्चों के लिए समर्थन, सहायता और मानसिक स्वास्थ्य उपायों और संकट कार्यक्रम है यह संवाद। और संवाद नामक कार्यक्रम को किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है? इस पहल का वित्त पोषण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। और कार्यान्वयन निकाय कौन सी है? इस पहल की कार्यान्वयन निकाय, इसका नेतृत्व राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी कि NIMHANS द्वारा किया जाता है। छठा क्वेश्चन, कांग्रेशनल गोल्डन मेडल निम्न में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? इमेज में आप देख सकते हैं जिसका नाम है कांग्रेशनल गोल्डन मेडल। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? यह अमेरिका देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है कांग्रेशनल गोल्डन मेडल। लेकिन यह करंट अफेयर में क्यों आया, वो भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए। देखो, हाल ही में अहिंसा के मार्गों के माध्यम से महात्मा गांधी जी को उनके योगदान के लिए मरणोपरांत कांग्रेशनल गोल्डन मेडल से सम्मानित करने हेतु अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव फिर से पेश किया गया है। इसीलिए यह अमेरिका का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो करंट अफेयर में आया है। और यदि पुरस्कार दिया जाता है हमारे पूज्य बापू जी को, तो महात्मा गांधी को कांग्रेशनल गोल्डन मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। और कांग्रेशनल गोल्डन मेडल अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यहां से यह क्वेश्चन मैंने सेट किया था। और पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1775 से 1783 तक और 1812 के युद्ध और मैक्सिकन युद्ध के प्रतिभागी यह पदक के पहले प्राप्तकर्ता थे। और भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। तो यहां से दोस्तों हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन निकल सकता है कि हमारे भारत देश का पहला सत्याग्रह आंदोलन का नाम क्या है? नाम है चंपारण सत्याग्रह। क्यों किया गया था? नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। और वर्ष 1919 में उन्होंने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का भी फैसला किया था। हमारे पूज्य बापू द्वारा हमारे भारत देश में चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं और यह सभी आंदोलन अहिंसक थे। दोस्तों, आपको यह जो सालवारी है वो भी याद रख लेनी है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और उसके बाद असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 से लेकर 1922 तक। और बाद में हम सबको पता है कि दोस्तों एक इस तरह की घटना होती है जिसके कारण हमारे पूज्य बापू असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। यह घटना कौन सी थी? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी और उनके अहिंसा के नए तरीकों को लेकर लोगों में काफी उत्साह था तथा इस दौरान सभी राजनीतिक दलों एवं धर्मों के भारतीय लोग आंदोलन में शामिल हुए थे। और इसके अन्य उदाहरणों में नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं, कब हुआ? 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो यह सभी हमारे अहिंसक आंदोलन। ओके, सातवां क्वेश्चन, लोकप्रिय श्रृंखला रग रग में गंगा के दूसरे सीजन का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में एक लोकप्रिय श्रृंखला रग रग में गंगा के दूसरे सीजन का शुभारंभ किया है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री अनुराग सिंह ठाकुर और श्री प्रहलाद सिंह पटेल। तीनों ने संयुक्त रूप से रग रग में गंगा के दूसरे सीजन का शुभारंभ किया। और तीनों को इमेज में आप देख सकते हैं। यह है प्रहलाद सिंह पटेल, यहाँ पर है गजेंद्र सिंह शेखावत और यह है अनुराग सिंह ठाकुर। तीनों ने संयुक्त रूप से यह दूसरे सीजन का शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। लेकिन यह तीनों महानुभाव हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है, वो भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए। तो देखो, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री है श्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। तीनों ने संयुक्त रूप से मिलकर लोकप्रिय श्रृंखला रग रग में गंगा के दूसरे सीजन का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है। इमेज में आप तीनों को देख सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत,
अनुराग सिंह ठाकुर और प्रहलाद सिंह पटेल को। किस मंत्रालय के मंत्री है वो याद रख लेना चाहिए, क्योंकि हाल ही में नया केंद्रीय मंत्रिमंडल सामने आ गया है। और इस श्रृंखला का पहला सीजन 2019 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था, जिसमें अभिनेता राजीव खंडेलवाल ने एंकर की भूमिका निभाई थी। किसने? राजीव खंडेलवाल ने एंकर की भूमिका निभाई थी। और पहले सीजन को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद हाल ही में दूसरे सीजन को लॉन्च किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? रग रग में गंगा नामक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? लोगों में इस पवित्र नदी के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना। और देश की 40% आबादी किसी न किसी रूप में अपनी आजीविका के लिए गंगा नदी घाटी पर निर्भर है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है? यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए श्री राजीव रंजन मिश्रा। कौन? श्री राजीव रंजन मिश्रा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के वर्तमान महानिदेशक है। और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इसलिए रग रग में गंगा सीजन 2 के जरिए दर्शकों को गंगा और यमुना के तटों पर स्थित ऐतिहासिक स्थलों की स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई प्रभावी भूमिका से भी अवगत कराए जाएंगे। क्या दोस्तों? यह जो गंगा और यमुना के तटों पर स्थित ऐतिहासिक स्थल की स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई प्रभावी भूमिका से भी अवगत कराएंगे दोस्तों रग रग में गंगा सीजन 2। ओके, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? हमारे भारत देश के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हर्षित राजा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षित राजा हमारे भारत देश के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अर्जुन कल्याण। 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? लियोन मेंडोका। और 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे जी आकाश। यहाँ चारों ऑप्शन है, वो चारों हमारे शतरंज के जाने माने ग्रैंड मास्टर है। लेकिन 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा। इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है? शतरंज का नया ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा। कांग्रेचुलेशन। पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने बिल मास्टर्स ओपन 2021 में ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने डेनिस वेगनर के खिलाफ अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड प्राप्त करने के लिए एक राउंड के साथ अपना खेल ड्रॉ किया। और विश्व शतरंज संगठन यानी कि फीडे की बात करें तो फीडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और यह सर्वोच्च खिताब है। क्या? शतरंज का यह सर्वोच्च खिताब है ग्रैंड मास्टर, जिसे एक शतरंज खिलाड़ी ही प्राप्त कर सकता है। 9वां क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक अभियान को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? हाल ही में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इमेज में आप देख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे किस मंत्रालय के मंत्री हैं? वो भी तो एक क्वेश्चन उठना चाहिए। वो हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई है। और ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान में सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर से विकलांग लोगों की एक टीम शामिल है। क्या दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर से दिव्यांग लोगों की एक टीम शामिल है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार की गई है। और दिव्यांग लोगों की टीम को सशस्त्र बलों के दिग्गजों की एक टीम, जिसका नाम है टीम क्लू द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। और अभियान कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर तक चलाया गया है। कहां पर? यह अभियान कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर तक चलाया जाएगा। 10वां क्वेश्चन, हाकेंडे हिचिलेमा कहां के नए राष्ट्रपति बने? इमेज आप देख सकते हैं। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। हाकेंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने? जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति। मौजूदा राष्ट्रपति एडगर लुंगो के
1,80,00,000 मतों से 2,80,00,000 से अधिक मत मिलने के बाद श्री हाकेंडे हिचिलेमा को राष्ट्रपति घोषित किया गया और यह जाम्बिया के इतिहास में सबसे बड़ी चुनावी जीत में से एक है। तो दोस्तों हमें नाम याद रख लेना है, श्री हाकेंडे हिचिलेमा जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और जाम्बिया की एकता का प्रचार करते हुए 59 वर्षीय उद्योगपति श्री हिचिलेमा ने सभी राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने का आग्रह किया, जिसमें चुनावों के दौरान कई लोग मारे गए थे। 11वां क्वेश्चन, सागो नामक सलाहकार समूह का गठन किसने किया? सागो नामक एक सलाहकार समूह का गठन किया है WHO ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल रोग जनकों की उत्पत्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह या सागो नामक एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है। किसने? WHO ने। और सागो का कार्य क्या होगा? व्यवस्थित रूप से महामारी क्षमता के साथ भविष्य के उभरते रोग जनकों के उद्भव का अध्ययन करना होगा और इस संबंध में विकास को सलाह देना होगा। दोस्तों यह कार्य हमें समझ लेना है कि सागो का क्या कार्य होगा। व्यवस्थित रूप से महामारी क्षमता के साथ भविष्य के उभरते रोग जनकों के उद्भव का अध्ययन करना होगा और इस संबंध में विकास को सलाह देना होगा। और यहां जिक्र किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, इमेज में आप देख सकते हैं। और WHO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन, सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? सैटेलाइट फोन वाला भारत देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है काजीरंगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, काजीरंगा सैटेलाइट फोन वाला भारत देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम के मुख्य सचिव कौन है? जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ ने 10 सैटेलाइट फोन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मियों को सौंप दिए हैं और सैटेलाइट फोन पार्क में अवैध शिकार विरोधी उपायों को बढ़ावा देंगे और BSNL इन फोनों का सेवा प्रदाता होगा। कौन? BSNL इन फोनों का सेवा प्रदाता होगा। और काजीरंगा पार्क के अधिकारियों को दिए गए सैटेलाइट फोन जो मोबाइल टावरों के बजाय सैटेलाइट से सिग्नल लेते हैं क्या? यह जो सैटेलाइट फोन है वो मोबाइल टावरों के बजाय सैटेलाइट से सिग्नल लेते हैं और अधिकांश दूरस्थ स्थानों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे यह सैटेलाइट फोन। और इस कदम को पार्क द्वारा किए गए अवैध शिकार विरोधी उपायों को भी बढ़ावा मिलेगा। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू होगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से घोषणा की है कि भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू होगी। कितनी? 75, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 75 यानी कि 75। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया और घोषणा की कि 75 वंदे भारत ट्रेनें आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेगी। कितने? 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेगी 75 वंदे भारत ट्रेनें। इमेज आप देख सकते हैं, हरी झंडी दिखाते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री। वर्तमान में 2 वंदे भारत ट्रेन कार्यरत है। उनकी बात करें तो 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के कोने कोने से जुड़ेगी। और वर्तमान में भारतीय रेलवे द्वारा देश में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और यह दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलती है, जबकि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा और नई दिल्ली के बीच चलती है। तो फिर से एक बार याद रख लो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी और नई दिल्ली के बीच और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा और नई दिल्ली के बीच। क्लियर? ओके। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है?
मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई भारत देश की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम है इंडिगो। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, इंडिगो। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो एक स्टेटस हीरो नामक हमारे कोई सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने लिखा है कि सर क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल नहीं मिल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमारी यूट्यूब चैनल के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल भी रखी गई है, उनकी लिंक पर जाकर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो डिस्क्रिप्शन वाली फाइल भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और स्टेटस हीरो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। तो वसावा दिव्येश, आपका आंसर बिल्कुल सही है। एस के राठवा ऑफिशियल नामक कोई फ्रेंड है, आपका आंसर बिल्कुल सही। और ड्रीम वर्दी यूट्यूब चैनल है, लेकिन इनके जो मालिक है नाम मैं भूल गया हूं, उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने दोस्तों एक मोटिवेशनल लाइन लिखी है। क्या लिखा है? दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के जाएंगे। वाह भाई वाह, ड्रीम वर्दी को एक सैल्यूट तो बनता ही है। और उन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर भी दिया है। सेनवा संजय भाई ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, थैंक यू सो मच। और चंद्रा प्रकाश यूपीएससी नामक कोई फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और उन्होंने एक क्वेश्चन भी बताया जो मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था। भारत सरकार ने कब तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 तक। और FA कुरैशी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नए 4 जिले बनाने की घोषणा की है? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।